हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। ओके, हम लोगों ने वेक्टर्स के साथ तीन तरह के जो डेल जो ऑपरेट होता है, वेक्टर्स के साथ नहीं, स्केलर्स और वेक्टर दोनों फील्ड्स के साथ। ओके, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, उनको उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसको देखा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स। ओके, इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं वेरी क्लोजली। जैसे आप नॉर्मल कैलकुलस में भी जानते हैं इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। तो इंटीग्रेशन से क्या मतलब है मेरा, और ऑफ को भी मैंने एम्फेसाइज़ किया है, कोई ज़रूरी नहीं आप वेक्टर फील्ड का ही इंटीग्रेशन कर रहे हो। ओके, वेक्टर फील्ड के कर्ल का भी हो सकता है, डाइवर्जेंस का भी हो सकता है, या इवन स्केलर फील्ड्स या उनके ग्रेडियंट का भी हो सकता है। तो अलग अलग ऑपरेशंस, बट इन जनरल लेट्स कॉल इट दिस वे, हम इंटीग्रेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड्स या समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन की बात की, कोई वेक्टर अगर किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है तो आप उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, या उसके स्केलर का ग्रेडियंट या वेक्टर का डाइवर्जेंस या कर्ल। ओके, वट एवर बी द केस। और इनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस भी हमारे पास इस तरह से आई थी क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में अभी थ्योरम्स आएंगी, बेसिकली गॉस और स्टोक्स थ्योरम, लेकिन उसके अलावा एक फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स जिसे हम कहेंगे, वो थ्योरम भी होगी। तो ये रिजल्ट्स थे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने स्टडी किया था कि ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस इस एक्सप्रेशन से डिराइव होती है। ओके, ये हम बात कर चुके हैं। डी आर कोई किसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, और स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करके अगर उसके लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया जो कि इस तरह का एक क्वांटिटी थी। ओके, तो वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड थी, डाइवर्जेंस इनटू वॉल्यूम। और इसी तरह से कोई पाथ लिया हमने, एक्स वाई प्लेन में पाथ लिया था और उसके लिए ए डॉट डी एल पूरे पाथ के लिए कैलकुलेट करके ऐड किया था, तो वो कर्ल से रिलेटेड था, कर्ल का डॉट प्रोडक्ट था एरिया वेक्टर। इनफैक्ट यहीं पे आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का कुछ नोशन हमारे पास आ चुका था। ओके, बट इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। ओके, ये जो इंटीग्रल्स थे हमारे, ये इंटीग्रल आप इसे बोलेंगे ये सरफेस इंटीग्रल है डॉट डी एस, और ये डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल। ओके, सरफेस और लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड्स। लेकिन ये इंटीग्रल्स बेसिकली स्मॉल रीजन के ऊपर थे। ये सरफेस वेरी वेरी स्मॉल, क्यूब जो है बहुत छोटा था तो उसकी सरफेस बहुत छोटी थी, और ऐसी ये जो हमने स्मॉल एरिया लिया था डी एक्स डी वाई साइड का, वो स्मॉल एरिया। बट इस आइडिया को अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, सो लेट्स लुक एट दैट। बट बिफोर दैट, इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप ऑर्डनरी कैलकुलस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। माना ये एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरफ आपने एफ एक्स प्लॉट किया है, माना एफ एक्स का ग्राफ ये है। तो अगर आपको कहते हैं कि इंटीग्रेशन, और डेफिनेट हमारा इंटरेस्ट डेफिनेट इंटीग्रल में है, ए से बी तक एफ का एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें। ओके, इसका डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप इसे जो आपने एलिमेंट्री जब इंट्रोड्यूस किया जाता है आपको इंटीग्रेशन, तो वो कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक के एरिया को स्ट्रिप्स में बांटिए। ओके, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है पी, ए की वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, तो बढ़ते बढ़ते एक्स की वैल्यू ए से बढ़ते बढ़ते पी तक पहुँच गई है, और पी से थोड़ा आगे का पॉइंट है एक पी प्लस एच। तो पी से लेकर पी प्लस एच तक अगर हम एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करें, ये जिसको मैंने शेड कर रखा है, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है, और अगर ये स्ट्रिप की विड्थ इन्फिनिजिमल है तो आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। ओके, तो उस ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिप है इसका एरिया एफ पी, एफ मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी के अराउंड। अब यहाँ से यहाँ भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, पर अगर ये स्ट्रिप इन्फिनिजिमल है तो उस वेरिएशन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू एट पॉइंट पी इंटू एच, इस स्ट्रिप की विड्थ, ये इस स्ट्रिप का एरिया हो गया, एज्यूमिंग ये एक रेक्टेंगल है। और ऐसे सारे रेक्टेंगल्स के सारे स्ट्रिप्स के एरिया आप ऐड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एरिया मिलता है वही इंटीग्रेशन होता है। ओके, एफ पी इंटू एच एरिया ऑफ स्ट्रिप है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये एक नंबर होता है। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है आप कई सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। वो नंबर्स कहाँ से मिल रहे हैं, इस रीजन के लिए आपको ये नंबर मिला। नंबर मतलब ये एरिया कितना था, माना एरिया 5 यूनिट था, तो इस छोटे से सेक्शन के करस्पॉन्डिंग 5 यूनिट्स। फिर कोई दूसरा सेक्शन, उसके करस्पॉन्डिंग माना 2 यूनिट्स एरिया है, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9, और नेगेटिव एरिया भी हो सकता है। तो ऐसे सारे नंबर्स को ऐड करें आप। ओके, नंबर्स को आप लगातार ऐड करते रहें, तो उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बेसिकली इस तरह के सारे उनका एडिशन है। ये सारे वैसे एरियाज़ हैं, बट इंस्टेड ऑफ एरिया, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है एरिया है क्या, बेसिकली आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। इस छोटे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर था, फिर इस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर है, इस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर है, तो इट इज़ अ सम ऑफ नंबर्स ओवर अ रीजन। रीजन का मेरा मतलब है ए से बी तक। इस समय आपका वन डायमेंशनल केस है, तो जो रीजन का मतलब है ए से बी तक, हमने पूरे रीजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से के करस्पॉन्डिंग एक नंबर इवैल्यूएट किया। वो नंबर इस केस में एरिया से इवैल्यूएट किया गया, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, हर एक छोटे रीजन के करस्पॉन्डिंग, हर छोटे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग, बल्कि आपने एक नंबर किसी तरह से कैलकुलेट किया, और उन सारे नंबर्स को जब ए से बी तक ऐड कर दिया तो वही आपने ये इंटीग्रल डिफाइन किया। ओके, सो ये मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ नंबर्स पे, क्योंकि
आगे वाले केसेस में आप देखेंगे, क्योंकि हम वेक्टर्स के इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, पर बेसिकली हर केस में जब जो भी हमारा इंटीग्रल होगा वहाँ एडिशन हम केवल नंबर्स का करेंगे। आपको इंटीग्रल में हो सकता है उसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी कुछ दिखाई दे, पर लास्ट में आप देखेंगे एडिशन बेसिकली हम नंबर्स का करते हैं। आप अलग अलग पॉइंट्स पे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे पिछली सिचुएशन को या इसको जनरल आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, ए से बी तक इस छोटे रीजन से करस्पॉन्डिंग एक नंबर n1 है। ये शेडिंग का मतलब ये n1 की वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो मतलब n1 लार्ज है। और इस छोटे एरिया के करस्पॉन्डिंग n3 के करस्पॉन्डिंग माना, इस छोटे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग माना कंट्रीब्यूशन n3 है, कोई नंबर है n3, और इस छोटे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई नंबर n1। तो इन सबको अगर हमने ऐड किया तो ये समथिंग लाइक इंटीग्रेशन वाली बात हो रही है। लेकिन समथिंग लाइक इंटीग्रेशन मतलब उसको आपको फॉर्मली डिफाइन करना पड़ेगा, पर पॉइंट ये है आप पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आप अलग अलग पॉइंट के वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। हम नॉर्मली वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पर वहाँ पे सेंस ये होता है आप एक ही पॉइंट के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो वेक्टर डिफाइंड होते हैं आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली जो हम वेक्टर इंटीग्रेशन चाहे कोई सा भी स्टडी करें, चाहे 1 डायमेंशनल केस में या 2 डायमेंशनल केस में या 3 डायमेंशनल केस में, जो भी हमारे वेक्टर या उससे रिलेटेड इंटीग्रेशंस होंगे वहाँ हम हर पॉइंट पे कोई नंबर डिफाइन करेंगे, हर रीजन में एक नंबर डिफाइन करेंगे और पूरे रीजन के लिए उसको ऐड कर देंगे, तो वही हमारा इंटीग्रेशन डिफाइन करेगा। ओके, बस रीजन हमारा 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल की। ओके, माना एक ये 3 डायमेंशन में एक पाथ है। आप इसको ये ना सोचें कि कागज़ में एक पाथ है XY प्लेन में, ये जनरल 3 डायमेंशन में कोई पाथ हो सकता है कि, और ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये इन जनरल कोई कर्व पाथ है। ओके, ये पॉइंट A से स्टार्ट होकर पॉइंट B तक जाता है। इनको हम इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहेंगे, या दोनों को इन जनरल में एंड पॉइंट्स कह सकता हूँ। ये इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं। ओके, और A से B के बीच आप कई अलग अलग कर्व प्लॉट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। आप इन्हीं के बीच एक दूसरा पाथ भी ले सकते हैं, तीसरा पाथ। तो ये सारे टर्म्स सिनोनिमस होंगे, पाथ या लाइन इंटीग्रल, या मैं इसको कर्व भी कह सकता हूँ। ओके, सो बी। तो अब पाथ का मतलब क्या है? पाथ का मतलब अगर आप पाथ के छोटे सेगमेंट को देखें तो उसको आप स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन, छोटी लेंथ स्ट्रेट लाइन, इनफिनिटिसिमल वेक्टर। आप पाथ के छोटे सेगमेंट को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पाथ बेसिकली क्या है? कंटिन्यूस इस तरह के वेक्टर्स से मिलके बना है। यहाँ पे जो रेड एरो है ये एक छोटा सी पाथ का सेगमेंट, एक छोटा सी वेक्टर, फिर इससे आगे यहाँ से यहाँ तक का दूसरा वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक का तीसरा वेक्टर। तो सारे ऐसे वेक्टर्स से मिलके ही क्या बनता है? पाथ। और इन जनरल ये पाथ हमारा कहाँ है? 3D में। इसको नॉर्मली हम DL या DR लिखते हैं, पर मैं ये वाला नॉमेनक्लेचर यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, DR का सेंस कभी कभी अलग भी हो जाता है। DR बेसिकली रेडियल डायरेक्शन के वेक्टर को यूजुअली रिप्रेजेंट करने के काम आता है, इनफिनिटिसिमल को। कोई ज़रूरी नहीं हमारा पाथ DR की डायरेक्शन में हो, इसलिए जनरल मोशन। तो अब अगेन इंटीग्रल जिसे हम लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल कहेंगे, वो बेसिकली होगा क्या? इस लाइन के अलॉन्ग एक एडिशन जैसी चीज़ करेंगे। ओके, नंबर्स को, ये मैंने कल फॉर्मली लिखा है कि हाँ, कुछ इंटीग्रल जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो बहुत सारे नंबर्स का एडिशन होगा, वेक्टर्स का एडिशन नहीं होगा, नंबर्स का। ओके, दिस। लेकिन अब ये नंबर जनरेट कहाँ से हो रहा है? जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये नंबर जनरेट कैसे होता है? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये नंबर जनरेट कैसे होता है? इस स्ट्रिप का एरिया। तो ऐसे यहाँ पे अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपके पास एक वेक्टर फील्ड ए भी दे रखा है, एक पाथ दे रखा है, और एक वेक्टर फील्ड ए दे रखा है। वेक्टर फील्ड ए देने का मतलब यहाँ पे भी वो वेक्टर फील्ड की कुछ वैल्यू है, उस वेक्टर की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इस पाथ के हर एक पॉइंट पे भी वो वेक्टर फील्ड डिफाइंड है। जब हम कहते हैं एक वेक्टर फील्ड ए XYZ है, मतलब हर XYZ लोकेशन पे ये ए वेक्टर डिफाइंड है। तो अब मैं केवल इस पाथ की बात करूँ तो पाथ के इस पॉइंट पे भी इस वेक्टर ए की कुछ वैल्यू है, और इस पॉइंट पे भी, 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 और इस पॉइंट पे भी। तो इस पाथ जिस पाथ के लिए हम इंटीग्रेशन की बात करना चाहते हैं, उस पाथ के हर एक पॉइंट पे वेक्टर ए डिफाइंड है। तो यहाँ से अब इसका आंसर मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। ओके, वो नंबर्स आ कहाँ से रहे? हमारे पास एक वेक्टर फील्ड भी गिवन है जो कि ईच पॉइंट पे डिफाइंड है। मैंने इस फिगर में जैसे दिखाने की कोशिश की है, ये ब्लू तो हमारा यही वाला, ये ब्लैक तो यही वाला पाथ है, ये पाथ का एक छोटा सेगमेंट, और वेक्टर फील्ड ए हर पॉइंट पे डिफाइंड है, यहाँ भी डिफाइंड है, यहाँ 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 सब जगह। लेकिन हमारे इंटरेस्ट का वो केवल इस पाथ के अलॉन्ग होगा। ये वाला मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाला किसी काम का नहीं है, ये वाला किसी काम का नहीं, हाँ ये वाला। तो अगर आप पाथ के इस सेगमेंट पे कंसंट्रेट करें केवल, ये बाकी पूरा बड़ा पाथ भूल जाइए। अभी पाथ का एक छोटा सेगमेंट जिसकी लेंथ DL है, उस पाथ सेगमेंट की लोकेशन पे ये जो वेक्टर है DL, माना ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का नाम हम P रखें, तो P पॉइंट पे वेक्टर फील्ड A के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर भी तो होगा। वेक्टर फील्ड मतलब हर पॉइंट पे एक वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे भी एक वेक्टर होगा। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये पाथ DL के कारण,
पाथ का सेगमेंट, बल्कि पाथ सेगमेंट बोलना चाहिए, लाइन सेगमेंट डीएल, और ये उस पॉइंट पे वेक्टर ए, इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक नंबर। रास्ते के इस छोटे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर मेरा जनरेट हो रहा है वो है ए डॉट डी एल। ये नंबर हमने जनरेट कैसे किया, पाथ से और जो हमें वेक्टर फील्ड दे रखा था उन दोनों की मदद से। और ऐसे सारे नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे इस सेगमेंट के लिए डी एल और ए का डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब इसके बाद आप अगले सेगमेंट पे चलिए, वो डी एल वैक्टर चेंज हो जाएगा, ये वाला डी एल वैक्टर है, यहाँ पे का ए आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ का ए इस डायरेक्शन में हो, लेकिन जहाँ भी वो है यहाँ भी आप ए डॉट डी एल निकालिए, एक और नंबर मिला, फिर ए डॉट डी एल यहाँ के भी निकालिए, डी एल चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया होगा, डी एल ए, हर पॉइंट के लिए आप ए डॉट डी एल कंप्यूट कर सकते हैं। और ए डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है, वेक्टर नहीं होता है, स्केलर, स्केलर मीन्स नंबर, हर पॉइंट पे आपको एक नंबर मिल रहा है, तो उन सारे नंबर्स को आप ऐड करें तो वही बनता है आपका लाइन इंटीग्रल। तो अगेन लाइन इंटीग्रल भी बहुत सारे नंबर्स का एडिशन ही है, पर वो नंबर जनरेट कैसे हो रहा है लाइन इंटीग्रल में, वो नंबर जो है n एट द पॉइंट p, इस पॉइंट p के करस्पॉन्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है, वो नंबर जो है जिनको हमने बाद में ऐड करके अपना लाइन इंटीग्रल डिफाइन करना है, वो नंबर आएगा कैसे, उस पॉइंट p पे जो वेक्टर फील्ड a की वैल्यू है उसको उसी पॉइंट पे जो इन्फिनिटेसिमल लाइन सेगमेंट है dl, मैंने इस dl के साथ डॉट क्यों किया, क्योंकि जो हम जिस रास्ते के लिए हमें लाइन इंटीग्रल करने को कहा गया है वो ये है, तो इस पॉइंट पे रास्ते का छोटा सेगमेंट ये रहा, ये वाला वेक्टर है, मैंने ये वाला वेक्टर नहीं लिया, ये वाला नहीं लिया, क्योंकि ये तो ये a और dl गिवन अ पाथ। अगर आपको एक पाथ गिवन है, आपको किसी ने कहा लाइन इंटीग्रल करना है इस पाथ के लिए, और वेक्टर फील्ड ए आपका डिफाइंड है, तो पाथ का कोई भी सेगमेंट आप पकड़ें, ये पकड़ें, ये पकड़ें, ये भी, हर सेगमेंट पे डीएल वेल डिफाइंड है, ये है डीएल, और वेक्टर फील्ड आपको ए दे रखा है, तो ए तो यहाँ भी डिफाइंड होगा, यहाँ भी, पर ये वाले हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का है यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ पे का ए डॉट डी एल निकल आएगा। फिर जब आप इस पाथ सेगमेंट पे जाएंगे, डी एल ये रहा वेल डिफाइंड, और यहाँ पे का ए माना ये है, तो यहाँ भी आप ए डॉट डी एल निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना आता है। तो ऐसे सारे ए डॉट डी एल को ऐड कर दें, ऐसे सारे ए डॉट डी एल को ऐड कर दें, ये एक पॉइंट के लिए वो नंबर का कंट्रीब्यूशन, ऐसे सारे नंबर्स को ए से बी तक अगर आप ऐड कर दें, ओके, तो ये जो क्वांटिटी है इसी को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। अब बाद में मैं नंबर्स और इसके टर्म में बात नहीं करूँगा, मैं केवल आपको ये मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो पाथ गिवन है उसके हर पॉइंट पे उस वेक्टर फील्ड का इन्फिनिटेसिमल जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, और ऐसे सारे कंट्रीब्यूशंस को आप ऐड कर दो तो वही लाइन इंटीग्रल होता है। तो लाइन इंटीग्रल कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, ओके। आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे, ये हमने जो वेक्टर फील्ड ए है उसका लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट किया है इस पाथ के अलॉन्ग। पाथ स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके, ये बात अभी आने वाली है। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप इंटीग्रल को भूल जाएं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप यहाँ पे ए डॉट डी एल निकाल रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस में हमने बात की थी, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली ये मेज़र करता है ये वेक्टर कितना इसके साथ एग्रीमेंट में है, ओके। पॉइंट टू पॉइंट आप ये चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट का वेक्टर फील्ड उस पॉइंट पे जो रास्ता है उसके साथ कितना एग्रीमेंट में है, ओके। और ऐसे सारे रास्ते के लिए आप चेक कर रहे हैं ए और डी एल का किस हद तक एग्रीमेंट है, और उन सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दें। तो अब ये समेशन एन वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है, केवल मोटिवेशन के लिए था, मैं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट कह सकता था। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ये है, रास्ते के हर पॉइंट पे ए डॉट डी एल निकालो, ए और डी एल, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, सबको ऐड कर दो, तो उसी को आप कहेंगे उस रास्ते के लिए, उस पर्टिकुलर रास्ते के लिए ए से बी तक का लाइन इंटीग्रल ये है, ओके। इनफैक्ट ये तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। हमने जब कर्ल कैलकुलेट किया था, कर्ल की सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश की थी, मैंने एक इस तरह का एरिया लिया था जिसकी साइड्स डी एक्स और डी वाई थी, और इसके अक्रॉस हमने ए डॉट डी एल को कैलकुलेट किया था कि ए डॉट डी एल इस पाथ के लिए कितना बनता है। ए डॉट डी एल इस सेगमेंट के लिए निकाला था, प्लस ए डॉट डी एल इस सेगमेंट के लिए निकाला था, प्लस इसके लिए, प्लस इसके लिए। फिर हमने कैलकुलेशन तो पेयर वाइज की थी, इसके लिए और इसके लिए एक साथ कैलकुलेशन की थी, फर्स्ट सेकंड के लिए और थर्ड फोर्थ के लिए एक साथ, लेकिन बेसिकली ए डॉट डी एल पूरे इस बंद रास्ते के लिए कैलकुलेट किया था। वहाँ पे हमारा जो पाथ था वो क्लोज था, लेकिन वो इसी का जनरलाइजेशन है, क्लोज पाथ बनाना मुश्किल थोड़ी है। इसके बाद आप वापस लौट के यहाँ आ जाइए, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली हम स्मॉल लेवल पे वैसे कर चुके हैं लाइन इंटीग्रल, ओके, इन जनरल। लेकिन अब लाइन इंटीग्रल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके, इसको मैं आगे एग्जांपल से जस्ट शो कर दूंगा। माना ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन्हें हम कहेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट और माना ये एंड पॉइंट। अब ए से बी तक जाने के कई पाथ हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेंस क्या है, ए से बी तक का हम किसी वेक्टर फील्ड कैपिटल ए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल मतलब ए डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक। लेकिन एक बार ये इंटीग्रेशन आप पाथ नंबर 1 के अलॉन्ग करें,
और एक बार ये इसी इंटीग्रेशन को किसी दूसरे पाथ नंबर 2 के अक्रॉस करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर होगा। कभी कभी एक्सीडेंटली हो सकता है कि किसी दो रास्ते के लिए ये इंटीग्रल बराबर बन जाए, पर इन जनरल अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड ए दे रखा है और उसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी ना हो तो ये इसके बराबर नहीं बनेगा। स्पेशल से मेरा मतलब है कंजर्वेटिव, वो बात बाद में आएगी। अगर कंजर्वेटिव है कैपिटल ए वेक्टर फील्ड तब तो किसी भी पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल सेम होगा दो पॉइंट्स के बीच, पर इन जनरल किसी आर्बिट्री वेक्टर फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ डिपेंडेंट होती है। आप कौन से पाथ से जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इस पाथ से लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको रास्ते का ये सेगमेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये डीएल हुआ और माना यहाँ पे ए वेक्टर ही है तो ए डॉट डी एल निकाला, फिर अगले के लिए, और जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो डीएल यहाँ पे के लिए इतना होगा स्मॉल सेगमेंट, यहाँ पे का ए हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, क्या पता मेरा वेक्टर फील्ड का नेचर ऐसा हो, ए डॉट डी एल यहाँ का निकालो, फिर आगे का और सबको ऐड करो। तो ये कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, ओके। और जब ये बराबर होते हैं मतलब पाथ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो वेक्टर फील्ड बहुत खास तरह का होता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, बट दैट कम्स लेटर। तो इन जनरल लेकिन आप ये ध्यान रखें, पॉइंट ये है लाइन इंटीग्रल के साथ आपको पाथ बताना जरूरी है। आपको केवल कोई ये बोले कि ए से बी तक का किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालिए तो ये सवाल पूरा नहीं है। सवाल में ये भी होना चाहिए किस रास्ते के अलोंग, ये आपको पाथ गिवन होना चाहिए, ये वाला रास्ता कि ये वाला रास्ता कि ये वाला रास्ता कि कोई और। तो पाथ इंटीग्रल को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए द पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड, ओके। सो द पाथ इंटीग्रल, और इसी इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल कहेंगे। द पाथ इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन बिटवीन द एंड पॉइंट्स। वो जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच एक्चुअल रास्ता जो ट्रैवर्स किया गया है, ओके, ये वाला कि ये वाला या कोई तीसरा रास्ता है या चौथा रास्ता है। रास्ते तो ए और बी के बीच आप इनफाइनाइट खोज सकते हैं 3 डायमेंशन में, लेकिन एक्चुअल आप किस रास्ते के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, आपका पाथ कौन सा है, उस पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी, ओके। इसीलिए मैंने लिखा है ए टू बी का ए डॉट डी एल का इंटीग्रल अक्रॉस पाथ 1, और ये फिर से ए डॉट डी एल का इंटीग्रल ए से बी तक ही लेकिन अक्रॉस पाथ 2, तो ये बराबर इन जनरल नहीं होंगे, ओके। बस तो लाइन इंटीग्रल पाथ डिपेंडेंट होता है इन जनरल, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सी एग्जांपल किया है। ये एग्जांपल करने का मतलब अगेन मैं कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ लाइन इंटीग्रल कुछ ऐसे कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं और एलिमेंट्री इंटीग्रेशन भी आप करना जानते हैं, तो वो दोनों आइडियाज़ को ही एक्चुअली यूज़ किया है। पॉइंट टू पॉइंट डॉट प्रोडक्ट और उनको ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, हो गया लाइन इंटीग्रल, ओके। से फॉर एग्जाम्पल जो वेक्टर फील्ड मुझे दिया गया है, मैंने ये लिया है x² y i प्लस वाई जे, ओके। ये इसका ए एक्स कंपोनेंट है, ये इसका ए वाई कंपोनेंट। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसमें z कंपोनेंट नहीं लिया है, ओके। मैं यहाँ पे लेकिन आपको एक टास्क देना चाहूँगा, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड केवल एक्स वाई प्लेन में ज़रा प्लॉट करके आप देखें। प्लॉट करने से मेरा मतलब है कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स पे, जैसे ओरिजिन पे, और जहाँ पे x की वैल्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, जिसको हम 1 0 पॉइंट कहते हैं, और कुछ और पॉइंट्स 1 1 पॉइंट, -1 -1 पॉइंट, -1 1 पॉइंट, 2 1 पॉइंट, कुछ सिंपल पॉइंट्स पे जरा इस फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, इस वेक्टर फंक्शन को, ओके। दैट आई लीव एज अ क्वेश्चन टू यू। बट अभी मेरे लिए जो सवाल है, माना ये है एक्स वाई प्लेन में मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा पाथ जो है वो केवल एक्स वाई प्लेन में होगा। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है P1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 1, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1, वाई कोऑर्डिनेट भी 1, और एंड पॉइंट मेरा ये है 2 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, और इनके बीच जो मेरा पाथ है वो ये रहा। मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा है। फर्स्ट और सेकंड मैंने इसलिए लिखा है, ये इसी पाथ के दो हिस्से हैं। पाथ मेरा, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। यहाँ से यहाँ जाने के वैसे कई रास्ते हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते, पर मैंने ये रास्ता पकड़ा। पहले मैं केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला, कहाँ से 1 1 से लेकर 2 1 तक, केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ओके। और बाद में मैं पैरेलल टू दी वाई एक्सिस गया केवल, ओके। इस प्रोसेस में केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 2 ही रहा, वाई कोऑर्डिनेट 1 से बढ़कर 2। तो ये 1 और 2 केवल ये बता रहे हैं मेरा जो पूरा रास्ता है पाथ, उसका पहला हिस्सा फर्स्ट है और दूसरा हिस्सा सेकंड। आप ये ना सोचें ये दो अलग अलग पाथ हैं, ये उसी टोटल रास्ते के दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ओके। फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट। तो मुझे किसी ने कहा ये इंटीग्रल इवैल्यूएट कीजिए, ए डॉट डी एल, और किस पाथ के अलॉन्ग, फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब ये प्लस ये। तो इस इंटीग्रल को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ओके। पहले यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का पाथ ओवरऑल ये है, तो पहले यहाँ का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और इसका अलग निकाल लेंगे, ओके। दिस ए डॉट डी एल फर्स्ट पाथ के लिए प्लस ए डॉट डी एल सेकेंड पाथ या पाथ का हिस्सा बोलना चाहिए, ओके। अब ये ब्रेकेज करने का फ़ायदा क्या हो रहा है,
ये वाला पाथ अगर आप देखें, ये जिसे पाथ नंबर 1 कह रहे हैं, इस पाथ के अलोंग केवल x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये जो dl वेक्टर है, dl वेक्टर आप ध्यान कीजिए, किसी जनरल पाथ में dl वेक्टर क्या होता है, पाथ की छोटी लेंथ चलने के में जो स्मॉल वेक्टर होता है वो होता है dl। तो इस पाथ पे अगर आप चले और माना इस रेड पॉइंट से इस रेड पॉइंट के बीच चले, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, स्मॉल डिस्टेंस अलॉन्ग द x एक्सिस dx, और डायरेक्शन कौन सी है, यूनिट वेक्टर i की। तो dl वेक्टर जो है इस पूरे रास्ते में कहीं भी आप, जिसे हम पाथ नंबर 1 कह रहे हैं, ये खुद काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो dl वेक्टर है वो इतने के बराबर है, dx टाइम्स i, dx टाइम्स i। चाहे यहाँ से यहाँ भी गए तभी भी dx टाइम्स i, चाहे यहाँ से यहाँ गए dx टाइम्स i। जबकि पाथ नंबर 2 पे सिमिलरली dy टाइम्स j। ओके, तो इन पाथ सेगमेंट्स में फर्स्ट वाले सेगमेंट में मैं dl की जगह रख सकता हूँ dxi। तो पहले मैं केवल फर्स्ट वाली कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं, a डॉट dl की जगह dxi, और a भी आपको दे रखा है, उसके भी x और y कंपोनेंट हैं, तो i डॉट i वाला कंपोनेंट 1 बनेगा, सर्वाइव करेगा, जबकि j डॉट i वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। तो केवल जो आपकी वैल्यू यहाँ बचेगी, एक बचेगा ये dx, और a डॉट i से केवल बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, a का x कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाई dx। इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ये केवल हम रास्ते के इस सेगमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम P1 माना, इस पॉइंट का नाम, मिडवे पॉइंट का नाम माना हम P2 रखें, आधा रास्ता तय किया है यहाँ तक P2, P1 से P2 तक अब इस इंटीग्रेशन को करना है। अब आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ तो कहीं वेक्टर और इसकी बात ही नहीं हो रही, कोई फंक्शन है, मैथमेटिकली कोई फंक्शन है। अब वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, लेकिन एक फंक्शन है और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया है। ऑर्डिनरी ये इसका इस पॉइंट के बाद ये वेक्टर्स कहीं आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई वेक्टर नहीं है कहीं। ओके, तो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स ही होती है ये। अच्छा, अब अब लेकिन ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में भी ये सवाल अभी थोड़ा इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर रास्ता मैंने चुना है ये बड़ा सिंपल रास्ता है, मैंने डेलिबरेटली एग्जाम्पल के लिए बड़ा सिंपल रास्ता चुना। सिंपल किस सेंस में, ये जो रास्ता नंबर 1 है, इस रास्ते पे जब मैं चलता हूँ तो x कोऑर्डिनेट तो वेरी करता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, थोड़ा आगे 1.1 हो जाता है, थोड़ा आगे 1.2, 1.3, 1.4, और यहाँ जाते जाते 2 हो जाता है। या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो x फिर x प्लस dx, x प्लस 2 dx, x प्लस 3 dx। जैसे जैसे आप dx डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। dx का मतलब ही यही है, x कोऑर्डिनेट में dx 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 का चेंज हो रहा है, जबकि y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। y कोऑर्डिनेट इस पूरे रास्ते के अलॉन्ग क्या है, फिक्स्ड। कितना है, y बराबर 1। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 1 है, यहाँ का भी 1 है, 1 1। ये इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग y की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये जब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो x तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, इसलिए x की तो मैं कोई डेफिनेट वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ, पर y की जगह मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1। ओके, लेकिन ये हमेशा ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। ये तो मैंने रास्ता जानबूझ के बड़ा सिंपल लिया था ताकि इस पूरे रास्ते के लिए y की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। तो y की अगर वो कांस्टेंट वैल्यू 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, y की वैल्यू 1, बाकी एक्स स्क्वायर dx बचा। और अब इंटीग्रेशन है x के ऊपर, और x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है इस रास्ते में, इस पॉइंट पे x 1 है और यहाँ पे 2। तो अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1, y की वैल्यू 1 dx, x की वैल्यू 1 से 2 तक इंटीग्रेट। अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, x³ 3 लिमिट्स पुट करके न्यूमेरिकल आंसर वटेवर जो भी आया। अब बचा ये वाला इंटीग्रल, ये इस पाथ के लिए अगेन a डॉट dl, लेकिन इस रास्ते के लिए इवैल्यूएट करो। इस रास्ते के लिए dl है dy टाइम्स j। तो जब आप dy j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे a का, j के साथ केवल ये वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, कौन सा वाला, y वाला। तो आपका आंसर कितना हो गया, y dy का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, P2 से लेकर P3 तक। अब इस रास्ते की भी थोड़ा बात कर लें। इस रास्ते पे जब आप चलते हैं, ये रास्ता भी बड़ा स्पेशल है। स्पेशल कैसे है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट तो बदलता है 1, 1.1, 1.2, y/3 एंड अप टू 2, लेकिन x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। अब की बार x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। मतलब पूरे रास्ते में x की वैल्यू 2 पे फिक्स है, जबकि y लगातार बदल रहा है, y और फिर y प्लस dy और फिर y प्लस 2 dy एंड सो ऑन, y में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसे मुझे इस आर्ग्यूमेंट को देने की ज़रूरत नहीं थी, ये इंटीग्रल सीधे सीधे किया जा सकता है।
वाई वाई, यहाँ कहीं एक्स की प्रेजेंस है भी नहीं, पर माना इसमें एक एक्स होता किसी कारण से, तो उस एक्स की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, क्योंकि पूरे रास्ते में एक्स क्या है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और वाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, इस पॉइंट पे वाई 1 है और इस पॉइंट पे कितना है 2, 1 2। इस इंटीग्रल को कीजिए y²/2 लिमिट्स पुट करके। तो आपको पूछा गया था यहाँ से यहाँ तक का टोटल लाइन इंटीग्रल इस रास्ते के अलोंग, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो कि इतना था, प्लस यहाँ से यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो कि इतना है, ऐड करो, आपका आंसर हो गया। ओके, लेकिन अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, मैंने पाथ बहुत सिंपल लिया था। पहले सेगमेंट के लिए डी एल सिंपली डी एक्स आई के बराबर था, दूसरे सेगमेंट के लिए केवल डी वाई जे के बराबर, और केवल इतना नहीं, उसके अलावा भी सिंप्लिसिटी थी इन रास्तों में। सिंप्लिसिटी क्या थी, इस रास्ते के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट थी 1 के बराबर, y वाज फिक्स्ड एज 1, जबकि x वेरी हो रहा था 1 से 2 तक। तो मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन हमें फर्स्ट पाथ में केवल x के ऊपर करना पड़ा, y की जगह तो हमने 1 रख दिया था, जबकि दूसरे वाले इंटीग्रल में x फिक्स था, x हमेशा 2 था और y चेंज हो रहा था 1 से लेकर 2 तक। ओके, तो ये ऐसा हुआ। लेकिन अगर इसी के बजाय अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो आइडिया तो सेम है, पर हो सकता है मैथमेटिक्स इस तरह से आपकी प्रोसीड इतनी सिंपली ना हो पाए। जस्ट फॉर उसके लिए मैंने अगेन एक दूसरा पाथ लिया है। ये वही पॉइंट्स हैं P1 और P3, कोऑर्डिनेट 1 1, कोऑर्डिनेट 2 2, वेक्टर फील्ड वही है, यही वाला वेक्टर फील्ड है ए। लेकिन अब की बार मैंने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता ये वाला लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक रास्ता हो सकता है। ओके, इस रास्ते के लिए अगर मैं फिर से ए डॉट डी एल निकालूँ, तो अब की बार डी एल कितने के बराबर लिखेंगे आप, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अगर आप ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये अब इस रास्ते के अलॉन्ग चलना है, तो रास्ते का एक छोटा सेगमेंट, तो इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स का है और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसका है, डी वाई का, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इसको इससे कंपेयर कीजिए, इन रास्तों से कंपेयर कीजिए। यहाँ डी एल बराबर केवल डी एक्स आई था, यहाँ डी एल बराबर केवल डी वाई जे था, मतलब इस रास्ते के अलॉन्ग केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, इस रास्ते के अलॉन्ग केवल वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इस जनरल रास्ते पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये, तो अब आप ए डॉट डी एल निकालें, माना इस रास्ते को मैं रास्ता नंबर 3 कहूँ, 3, तो ए डॉट डी एल अगर मैं 3 के लिए निकाल रहा हूँ, तो इस ए का डॉट प्रोडक्ट मुझे इस डी एल के साथ करना है, ठीक है। आई का डॉट प्रोडक्ट आई वाले के साथ होगा और जे वाले का जे वाले से, तो आपको इतना मिलेगा, यू कैन चेक। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को करना है। इस इंटीग्रेशन को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए। 2 पार्ट्स में मैथमेटिक्स से ये 2 इंटीग्रल्स अपने आप हैं, एक डी एक्स का इंटीग्रल और एक डी वाई का। ओके, लेकिन दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है, P1 से P3, P1 से P3। अब की बार P2 वगैरह कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, P1 से P3, P1 से P3। ओके, अच्छा पहले ये वाला इंटीग्रल कर लें, सेकंड वाला। ये करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, y के ऊपर इंटीग्रल करना है, x यहाँ कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो केवल ये देखिए y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 1, और इस पॉइंट तक जाते जाते y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन को आप कीजिए, कितना y²/2, ये सेकंड वाला पार्ट, और लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक। तो ये इंटीग्रल जितना भी बना 3/2 बन रहा है, वट एवर बी द केस। लेकिन अब इस इंटीग्रल को देखिए, अब की बार आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं इस रास्ते पे चलता हूँ x या y में से एक फिक्स्ड रहता है। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं, dx और dy इसमें दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ही यही है, इस रास्ते पे चलने में x भी वेरी करता है और y भी वेरी करता है। अगर आप छोटी सी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी गए, रास्ता ये है, तो x कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा चेंज होता है और y कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा चेंज होता है। तो इस रास्ते के अलॉन्ग ना x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, तो आप इनको यहाँ कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अगेन ये रास्ता भी मैंने वैसे बहुत सिंपल ले रखा है। पाथ, हमारा पाथ कैसा है, मेरा पाथ ये वाला है, ये पाथ अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में देखें, ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें हम केवल यहाँ से यहाँ तक चले कुल मिला के, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लाई करता है। और इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो सिंपली है y बराबर x। ये स्ट्रेट लाइन जो है मैंने डेलिबरेटली ऐसी चूज़ की थी, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स इस तरह से पिक किए थे कि यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन इतनी सिंपल बने, y बराबर x, 1 = 1, 2 = 2। इनफैक्ट इस ये लाइन अगर आप आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये ओरिजिन से पास होगी। इस पूरी लाइन के अलॉन्ग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इस पॉइंट पे अगर आप आ गए, हो सकता है x की वैल्यू 1.5 हो गई होगी, तो y की वैल्यू भी वहाँ पे 1.5 होगी। थोड़ा आगे 1.6, 1.6, 1.7, 1.7। ये जो पर्टिकुलर पाथ है ये भी बड़ा स्पेशल था, ये भी मैंने कोई जनरल पाथ नहीं लिया, लेकिन फिर भी इस पाथ के लिए x और y में क्या रिलेशन है, y को
पॉइंट ये है, आपको जो भी पाथ दिया होगा जनरल सिचुएशन में, मैं आपको ये वाला पाथ भी दे सकता था, कोई और पाथ, इस और इस पॉइंट के बीच माना ये पाथ, तो पाथ के हर हिस्से में एक्स और वाई के बीच कुछ कनेक्शन होगा, जिसको हम पाथ की इक्वेशन कहते हैं। पाथ की इक्वेशन, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो इस एक्सप्रेशन की मदद से आप यहाँ वाई की जगह अगर एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें तो अब सब कुछ एक्स के टर्म में हो जाएगा, एक्स डी एक्स, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आप फिर एक्स की रख दीजिए, तब आप इस इंटीग्रल को कर पाएंगे। ओके, तो इस इंटीग्रल को अगर हम करें, एक्स स्क्वायर पहले से और वाई की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स क्यों सब्स्टिट्यूट किया, इस पॉइंट को समझो। जिस रास्ते पे मैं ये इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, इस रास्ते में वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये काम मैं इस रास्ते पे नहीं कर सकता था कि वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूँ, या इस रास्ते पे। ओके, तो वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रल होता है एक्स पावर 4/4, और एक्स की लिमिट्स अगेन 1 से लेकर 2 तक। तो बाकी फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, ये फाइनल न्यूमेरिकल आंसर जो है ये इस फाइनल न्यूमेरिकल आंसर से मैच नहीं कर रहा है। इसने ये भी शो कर दिया, ये वाला फैक्ट यहाँ इस छोटे एग्जाम्पल में शो भी हो गया, लाइन इंटीग्रल पाथ डिपेंडेंट होता है। वही वाला वेक्टर फंक्शन है, यही वाला, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी सेम है, पर अगर आप यहाँ से गए ये वाला पाथ लिया या आपने ये वाला पाथ लिया तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनी, अलग अलग। तो लेकिन उसके अपार्ट दो, जो मैं इस एग्जाम्पल को ये नहीं कहूँगा हमने कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल कर दिया, पॉइंट ये है लाइन इंटीग्रल बेसिकली केवल ये चीज़ होती है, पाथ के सेगमेंट पे, छोटे सेगमेंट के लिए ए और डी एल का प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट, पूरे रास्ते के लिए किसी तरह से उसे ऐड करो, किसी तरह से मतलब मैथमेटिकल ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ हमने अलग ट्रिक यूज़ की और इस रास्ते के लिए अलग ट्रिक, लेकिन यूजिंग सम ट्रिक उसके बाद आप ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा लास्ट में। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ लाइन इंटीग्रल। अच्छा, तो दो फीचर्स हमने यहाँ पे देखे, फर्स्ट प्लस सेकंड वाला जो सेगमेंट था उसका लाइन इंटीग्रल और थर्ड वाले के बराबर नहीं है, मतलब जबकि दोनों पाथ्स सेम पॉइंट P1 और P3 के बीच थे, तो इट मीन्स लाइन या पाथ इंटीग्रल्स आर इन जनरल पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट जनरली लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करेंगे। ओके, दूसरा जो पॉइंट मैंने पीछे भी कहा, ये कैलकुलेशन भी बहुत मैंने सस्ते रास्तों के लिए कर दी, बहुत आसान रास्तों के लिए। इन जनरल आपका पाथ जो है, आप सोचिए एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक पॉइंट यहाँ कागज़ में और एक पॉइंट यहाँ हवा में, और इनके बीच का रास्ता कोई जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा कर्व्ड रास्ता हो सकता है मोस्ट जनरली, और आपको कहा जाए यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल निकालिए। ओके, लेकिन आइडिया वही है, अदरवाइज आपका पाथ इन जनरल पाथ कर्व इन 3D वाला भी हो सकता है, और तब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए देखना पड़ता है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है या वट एवर। ओके, तो एक फिजिकल एग्जाम्पल लें जो आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल का, वर्क डन। अगर किसी फोर्स को अप्लाई करते हुए आप किसी पार्टिकल को ए से बी तक डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कहते हैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क एफ डॉट डी एल, एफ उस पॉइंट पे जो आप फोर्स लगा रहे थे, और डी एल उस फोर्स को लगाने के दौरान जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एल, और इसको पूरा ए से बी तक इंटीग्रेट कर दें तो दिस एफ डॉट डी एल हो गया डी डब्ल्यू, और ए से बी तक इंटीग्रेट कर दें तो द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। दूसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर है, ई का जिसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक, ये चीज़ें आपने इवेल्युएट की हैं स्कूल लेवल पे, इवन बीएससी में भी, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नॉट वी बी माइनस वी ए नहीं होता, एक ओवरऑल एक माइनस साइन और आता है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज़ लाइन इंटीग्रल से आप डील कर चुके हैं, लाइन इंटीग्रल इज़ नथिंग न्यू, दिस इज़ लाइन इंटीग्रल। ओके, और ये और वैसे इसमें और इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ई डॉट डी एल भी बेसिकली वर्क डन होता है, बट वो यूनिट चार्ज के लिए होता है। ओके, दिस बट अच्छा, एक सिचुएशन और आती है, हो सकता है जो आप लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं ए डॉट डी एल का किसी पाथ के अलावा, वो पाथ ही क्लोज्ड हो। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, इस पॉइंट माना ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यही अगर मेरा एंड पॉइंट भी हो, मैं यहाँ से चला, ये चला, ये चला, ये पाथ, लेकिन पाथ अभी ख़त्म नहीं हुआ, और पाथ यहीं पे आगे अगर ख़त्म हो रहा है तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड पाथ भी है तो उसके लिए भी आप ए डॉट डी एल डिफाइन कर सकते हैं। ए डॉट डी एल हमने कैसे डिफाइन किया था, रास्ते के छोटे सेगमेंट के लिए ए और डी एल का डॉट प्रोडक्ट निकाला, एक नंबर मिला, फिर रास्ते के दूसरे सेगमेंट के लिए दूसरा नंबर निकाला, उस पॉइंट पे डी एल और ए का प्रोडक्ट, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, और सबको ऐड कर दिया। तो अगर आप इस पूरे रास्ते के लिए इन नंबर्स को ऐड कर दें तो ये बनेगा, और सिम्बॉलिकली हम क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग जो इंटीग्रल होता है
क्लोज्ड इंटीग्रल उसको इस तरह से दिखाते हैं। ओके, ये इंटीग्रल का साइन और उस पर सर्किल लगाने का मतलब है आप क्लोज्ड पाथ के इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ये सिंबल आप आर्बिट्रली नहीं लगा सकते हैं हमेशा, अगर पाथ आपका क्लोज्ड है तभी ये इंटीग्रल लगाएंगे। ओके, तो अब इस इंटीग्रल के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। क्लोज्ड पाथ के इस इंटीग्रल का मतलब ये नहीं है लाइन इंटीग्रल का मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो भी होता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट जनरली आप सोचिए नॉन जीरो होता है। इसका जीरो होने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है यहाँ के लिए कंट्रीब्यूशन 5 मिले, यहाँ के लिए 2 मिले, 1 मिले, कहीं पे नेगेटिव भी मिले, पर पूरे रास्ते के लिए ऐड करके माना आपको 7 मिला, तो ये इंटीग्रल जरूरी नहीं है जीरो बने। ओके, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस ऐसी जरूर आती हैं फिजिक्स में जब ये लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ जीरो बनता है। इसे मैं कह रहा हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। अगर लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज्ड पाथ पे जीरो आ रहा है तो वो वाला वेक्टर फील्ड थोड़ा स्पेशल होता है। उस वेक्टर फील्ड को आप कहते हैं कंजर्वेटिव। हम बोलते हैं ना कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल। तो संरक्षी केवल बल के टर्म्स में नहीं, आप किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए संरक्षी डिफाइन कर सकते हैं, उसको कंजर्वेटिव डिफाइन कर सकते हैं। उसकी कंडीशन यही है, एक कंडीशन यही है, अगर वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ पे कितना हो, जीरो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आर्बिट्री पाथ के लिए होल्ड करना चाहिए। इसको ऐसे समझो, माना कोई वेक्टर फील्ड ए सब जगह डिफाइंड है, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए उसका क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल जीरो बन गया, लेकिन किसी दूसरे पाथ क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल जीरो नहीं बना, तो आप उसे कंजर्वेटिव नहीं कहेंगे। कंजर्वेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी आर्बिट्री क्लोज्ड पाथ पे कोई सा भी पाथ लें, लेकिन अगर वो क्लोज्ड है और लाइन इंटीग्रल जीरो ही बन रहा है तब उसे कंजर्वेटिव कहेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है किसी एक पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल जीरो हो गया पर किसी दूसरे पाथ के लिए जीरो नहीं है, तब उसे कंजर्वेटिव आप नहीं कहेंगे। तो कंजर्वेटिव होने के लिए ज़रूरी है किसी भी आर्बिट्री पाथ, मनचाहे पाथ के लिए, क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल अगर वेक्टर फील्ड का जीरो है तो आप उसे क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। और जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं अगले 2-3 लेक्चर में जो हमारा चलने वाला है, गॉस और स्टोक्स थ्योरम, इसको स्टडी करने के बाद हमारे पास इतनी मैथमेटिकल पावर आ जानी चाहिए वेरी इजीली कि हम ये भी प्रूव कर सकें कि अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव की डेफिनेशन अभी हम ये दे रहे हैं कि ये लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए कितना हो, जीरो। लेकिन तब हम उन थ्योरम से हमको ये प्रूव करना भी आ जाना चाहिए कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का मतलब है उस वेक्टर फील्ड को आप हमेशा किसी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था इस तरह के वेक्टर फील्ड बड़े खास होते हैं। हर वेक्टर फील्ड इस कंडीशन को दिस बराबर जीरो को ओबे नहीं करता है, लेकिन जो ओबे करते हैं वो साथ साथ इस कंडीशन को भी ओबे करते हैं ऑटोमेटिकली। उस तरह के वेक्टर फील्ड किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट के रूप में हमेशा लिखे जा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई स्केलर फील्ड ऐसा जरूर होगा जिसका जब आप ग्रेडियंट लेते हैं तो वो वाला वेक्टर फील्ड बन जाता है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली फॉलो होती है, इस तरह के वेक्टर फील्ड का जो कि कंजर्वेटिव है, जिसका लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ जीरो है, उसका अगर आप कर्ल निकालें तो वो हमेशा जीरो बनेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इक्विवेलेंट हैं, चाहे आप ये बोलें, चाहे ये बोलें, चाहे दिस इक्वल टू जीरो बोलें फॉर आर्बिट्री पाथ, तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो हम बाद में इन्हें प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फिजिक्स में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और आती है, और ये हमारे आगे के इंटीग्रल्स में भी आएगी, सरफेस और वॉल्यूम में। ए डॉट डी एल, हमने कहा हाँ लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन जो भी हो, लेकिन ये जो वेक्टर फील्ड ए है ये खुद किसी स्केलर या वेक्टर फील्ड से भी अराइज हो सकता है। अराइज होने का मतलब, हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल के ऑपरेशन स्टडी किए हैं। अगर आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट लें तो वो भी तो अपने आप में एक वेक्टर फील्ड होता है, और किसी दूसरे वेक्टर फील्ड का कर्ल लें तो वो भी तो एक वेक्टर फील्ड होता है। लाइन इंटीग्रल के लिए आपको एक वेक्टर फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, ए की। हो सकता है ये ए इस तरह से जनरेट हुआ हो, आपके पास पहले कोई स्केलर रहा हो और उस स्केलर का आपने लिया हो ग्रेडियंट, तो वो ग्रेडियंट क्या बना, वेक्टर फील्ड, और फिर उस वेक्टर फील्ड का आप लाइन इंटीग्रल ले तो सकते हैं। या फिर कोई वेक्टर फील्ड रहा हो बी और उसका कर्ल लिया तो फिर एक दूसरा वेक्टर फील्ड जनरेट हुआ, बी से अलग एक वेक्टर फील्ड डेल क्रॉस बी, और तब इस डेल क्रॉस बी का भी तो लाइन इंटीग्रल लिया जा सकता है। तो फिजिक्स में जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती हैं वो ये आती हैं, इस तरह की भी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जैसे ये ई डॉट डी एल, सिंपली ई को इलेक्ट्रिक फील्ड है और दिस। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो होती हैं वो यूजुअली इस तरह की होती है, डेल फाई डॉट डी एल। आप इसे ही सोचिए, ये इसमें और इसमें हमारे डिस्कशन के लिहाज से अभी तो कोई अंतर नहीं है। डेल फाई ग्रेड स्केलर दिख रहा है, पर स्केलर का आप ग्रेडियंट ले चुके हैं। डेल फाई वेक्टर फील्ड डॉट डी एल इंटीग्रेशन, अरे ये तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है। डेल क्रॉस बी डॉट डी एल, बी है, कर्ल है, इंटीग्रल है, लेकिन एनालिसिस ऐसे करें, डेल क्रॉस बी
अरे ये तो अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है, बी से अलग लेकिन है तो एक वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल ही तो किया। तो ये सिचुएशंस भी हमारे पास आएंगी। ओके, इसे आप कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। लाइन इंटीग्रल है किसका? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का। ऐसे ही लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। डायरेक्ट एक वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन भी आपको मिल सकती है, ग्रेडियंट से या कर्ल से भी आपका वेक्टर फील्ड जनरेट हो सकता है। ओके, डाइवर्जेंस से वेक्टर फील्ड जनरेट नहीं होता, डाइवर्जेंस तो आपका स्केलर होता है, इसलिए ये इस पिक्चर में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था, जब हम ये इंटीग्रल कह रहे हैं, इंटीग्रेशन हम केवल वेक्टर फील्ड की बात नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है उसके जड़ में कोई स्केलर फील्ड बैठा हो जाए, जड़ से मेरा मतलब ये है। यहाँ बेसिकली अगर फाई कुछ पता है तो फाई का ग्रेडियंट निकलेगा और फिर उससे ये निकलेगा, तो ऐसा हो सकता है। ओके बस, या ये इंटीग्रल्स आपके क्लोज पाथ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज पाथ के लिए ये निकालो या ये निकालो, या किसी सिचुएशन में आ रहा है। ओके, और फिर जो हम जिन इंटीग्रल थ्योरम्स की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, गॉस, स्टोक्स और कुछ और थ्योरम्स, उनसे हम इन्हें पॉसिबली सिंप्लीफाई या समझ पाएंगे कि ये क्या होते हैं। ओके, कुछ इनको हम या तो इनकी जगह दूसरा एक्सप्रेशन लिख पाएंगे या सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू भी हम निकाल पाएंगे। ओके, सो दैट कम्स लेटर। लेकिन द पॉइंट इज़, लाइन इंटीग्रल का मतलब अब केवल इतना नहीं है, बल्कि ज़्यादातर केस में लाइन इंटीग्रल शायद हमारे लिए इस प्रकार के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल या कर्ल का लाइन इंटीग्रल। ओके, बट द पॉइंट इज लाइन इंटीग्रल। अच्छा, अब लाइन इंटीग्रल के आइडिया को हम आगे जनरलाइज करें वेरी क्विकली, तो हम सरफेस या एरिया इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल कैसे बनाया था? वेक्टर फील्ड ए का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। डीएल क्या था? रास्ता था, कोई पाथ था, पाथ का छोटा वेक्टर। अब पाथ के बजाय माना आपके पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का नाम मैंने सिग्मा रखा है। ये स्मॉल सरफेस नहीं है, लार्ज हो सकती है, और ये सरफेस प्लेन भी होना जरूरी नहीं है। आप इस सरफेस को ऐसे ना सोचें ये बिल्कुल इस तरह की एक सपाट, ये ऐसी मुड़ी तुड़ी सरफेस भी हो सकती है, कर्व्ड सरफेस इन जनरल। कर्व सरफेस होने का मतलब क्या है? आपको इस सरफेस के अगर आप छोटे छोटे सेगमेंट्स लें, एक बहुत छोटा सेगमेंट, तो आप उसको प्लेन ट्रीट कर सकते हैं। अपने आप में ये पूरी सतह प्लेन नहीं है, सपाट नहीं है, लेकिन उसके छोटे एरिया को, इसको या इसको, जिनको मैंने शेड कर रखा है, इनको आप ज़रूर फ्लैट मान सकते हैं। जैसे पाथ हो सकता है कर्व्ड हो, ये पाथ है, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसके छोटे सेगमेंट को आप हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं, और फिर उसको हम वेक्टर मान लेते हैं, डीएल वेक्टर। ऐसे ही जनरल कोई सरफेस कर्व्ड हो सकती है, पर आप एक बार उसके केवल छोटे से एरिया पे कंसंट्रेट करें, वेरी इन्फिनिटेसिमल एरिया, तो उसको आप वेक्टर से हम वैसे भी प्रदर्शित करते हैं। आइडिया क्या है? बहुत छोटे से एरिया को हम फ्लैट मान सकते हैं, और तब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? उस छोटे से फ्लैट एरिया के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जितना बड़ा एरिया है। तो अगर सरफेस आपकी इन जनरल कोई कर्व्ड सरफेस है भी, तो उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स को आप एरिया वेक्टर असाइन कर सकते हैं। यहाँ के लिए एरिया वेक्टर ये वाला ds, यहाँ के लिए माना ds ये है, माना यहाँ के लिए ds ये है। पॉइंट टू पॉइंट सरफेस अगर मुड़ी तुड़ी है, कर्व्ड है, वॉर्प्ड है, तो हो सकता है एरिया वेक्टर पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन अब इस पूरी सरफेस के लिए मैं एक इंटीग्रल डिफाइन करूँगा, जिसे हम कहेंगे सरफेस या एरिया इंटीग्रल। अगेन इंटीग्रल का आइडिया वही होगा, अब की बार वो सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस के अलग अलग हिस्सों में हम एक नंबर डिफाइन करेंगे, यहाँ के लिए एक नंबर डिफाइन करेंगे। अब की बार हम किसी लेंथ के अलॉन्ग नंबर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एरिया के अलॉन्ग एक छोटे एरिया के साथ एक नंबर एसोसिएट करेंगे, माना n1, और इस दूसरे छोटे एरिया वेक्टर के साथ एक नंबर n2, और किसी तीसरे छोटे एरिया वेक्टर के साथ नंबर n3, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उसी को मैं क्या कहूँगा? हमारा सरफेस इंटीग्रल। पर ये नंबर आएंगे कहाँ से? ये नंबर अगेन आएंगे, आपके पास जरूर कोई वेक्टर फील्ड ए होगा। वेक्टर फील्ड ए होने का मतलब वो वेक्टर यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ और यहाँ पे भी डिफाइंड है। इस ds वेक्टर की लोकेशन पे भी वेक्टर ए डिफाइंड है, और इसकी लोकेशन पे भी, और इसकी लोकेशन पे। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे आप एक ds वेक्टर की बात कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, और हर एक पॉइंट पे जो आपको a वेक्टर फील्ड दे रखा है वो भी दे रखा है, तो हर पॉइंट पे फिर से आप a डॉट ds निकाल सकते हैं। जैसे पाथ के लिए हमने हर पॉइंट पे a डॉट dl निकाला था, अब की बार हम हर पॉइंट पे a डॉट ds निकाल सकते हैं। इस समय स्मॉल सेक्शन का मतलब, स्मॉल इन्फिनिटेसिमल पार्ट का मतलब लेंथ नहीं है, इस समय स्मॉल पार्ट का मतलब है स्मॉल एरिया। बट सेम मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, क्योंकि एरिया को भी हम स्मॉल वेक्टर, इन्फिनिटेसिमल वेक्टर ds से रिप्रेजेंट करते हैं, ds, और माना इस पॉइंट पे कैपिटल A वेक्टर ही है, तो a डॉट ds आप यहाँ निकाल सकते हैं।
इस पॉइंट पे आके माना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई और माना ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड इतना है, फिर से यहाँ पे ए डॉट डी एस, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन सारे नंबर्स को पूरी सरफेस के लिए आप ऐड कर दो तो इसे ही आप कहेंगे आपने उस वेक्टर फील्ड ए का सरफेस इंटीग्रल निकाल दिया है। ओके, दिस व्हाट दिस एज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सरफेस एरिया आर इन्फिनिटेसिमल वेक्टर्स, जो बड़ी सरफेस है उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स को आप इन्फिनिटेसिमल एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, डीएस की तरह। द नंबर एन, ये जो नंबर एन जिसको हम ऐड करके अपना सरफेस इंटीग्रल डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो नंबर बेसिकली कैसे जनरेट होगा, वाया अ डॉट प्रोडक्ट विद अ वेक्टर फील्ड। ए वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट पी पे जितना है उस सरफेस के, वहाँ के एरिया एलिमेंट के साथ, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट के साथ उसको डॉट कर दो, ए डॉट डी ये, और इस तरह के सारे कंट्रीब्यूशंस को आप पूरी सरफेस के लिए ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे सिग्मा साइड में क्लैरिटी के लिए लिखा है, ये एडिशन करना कहाँ है, इस पूरी सरफेस के ऊपर, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, इस पूरी सरफेस के लिए आप ए डॉट डी एस टाइप के कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दें तो उसी को हम कहेंगे हमने वेक्टर फील्ड ए का सरफेस इंटीग्रल निकाल दिया है इस सरफेस सिग्मा के ऊपर। ओके, ये बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर है जैसे हमने लाइन इंटीग्रल डिफाइन किया, ए डॉट डी एल, वहाँ पर डी एल था, रास्ते के छोटे छोटे सेगमेंट्स वेक्टर हैं, उन वेक्टर्स के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, पूरे रास्ते के लिए ऐड कर दिया ए डॉट डी एल का इंटीग्रल। ए डॉट डी एस सरफेस का छोटा एरिया वेक्टर, डी एस इन्फिनिटेसिमल एरिया वेक्टर, उसके साथ उस पॉइंट के ए का डॉट प्रोडक्ट पूरे सरफेस के लिए ऐड कर दो, वही ये है। और अगेन यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल वो हम बाद में करेंगे। हो सकता है आपकी सरफेस क्लोज्ड हो, जैसे कोई फुटबॉल होती है, फुटबॉल की सतह जो है, फुटबॉल की सतह एक होती है क्लोज सरफेस, तो सतह भी क्लोज हो सकती है, जैसे पाथ, पहले हमने ओपन पाथ की बात की और फिर हमने कहा क्लोज्ड पाथ, तो लाइन इंटीग्रल ओपन पाथ के लिए भी होता है ए से बी तक, या क्लोज्ड पाथ के लिए भी होता है। तो ऐसे ही जो सरफेस इंटीग्रल है ये ओपन सरफेस के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका जो पृष्ठ है, सतह जो है वो बंद है, जैसे फुटबॉल की सरफेस होती है या कोई भी और चीज़, तो आप कहेंगे हम उस बंद सतह के लिए अगर आप ए डॉट डी एस को पूरे सरफेस के लिए ऐड कर रहे हैं तो उसको आप इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। अगेन ये सिंबल इन जनरल क्या इंडिकेट करता है आपका, अगर आप लाइन इंटीग्रल है तो पाथ क्लोज्ड है, और अगर सरफेस इंटीग्रल है तो आपकी सरफेस क्या है, क्लोज्ड। तो फॉर क्लोज सरफेस इस तरह के इंटीग्रल आ सकते हैं। और अगेन फिजिक्स में जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, आप कह रहे हैं हमें एक वेक्टर ए चाहिए, लेकिन अगेन ये वेक्टर ए ग्रेडियंट या कर्ल से भी तो ऑब्टेन हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था। आप ये भी सोच सकते हैं ये ए असल में किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से जनरेट हुआ है या किसी दूसरे वेक्टर फील्ड के कर्ल से, तो आप ग्रेडियंट का भी लाइन इंटीग्रल देख सकते हैं और कर्ल का भी। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है। अभी तक आप सोच रहे हैं अच्छा सरफेस इंटीग्रल तो ए वेक्टर फील्ड का होता है, पर हो सकता है ये वेक्टर फील्ड खुद किसी ग्रेडियंट से ऑब्टेन हुआ हो या खुद किसी दूसरे वेक्टर फील्ड के कर्ल से ऑब्टेन हुआ हो। तो मोस्ट जनरली इस तरह की सिचुएशन भी आपको मिल सकती हैं। इसे आप कहेंगे सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, डेल फाई अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है, आप ऐसे देखें, पर आप इसे बोलेंगे ग्रेडियंट का सरफेस इंटीग्रल। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का होता है, तो स्केलर आप ना भी बोलें, ग्रेडियंट का सरफेस इंटीग्रल। ऐसे ही कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं कि वो सरफेस जिसके ऊपर आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज्ड हो, क्लोज्ड। तो हम आगे के केसेस में देखेंगे, इनमें से कुछ चीज़ें हमारे पास डेफिनेटली अपीयर होंगी। ओके, दिस और दिस और दिस और दिस, या सिंपली ऐसे वाले भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, और ये हम यूज़ भी कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस मैंने आपको समझाई थी। एक स्मॉल क्यूब लिया था डी एक्स डी वाई डी जेड साइड का, और उसकी 6 की 6 सरफेसेस के लिए हमने फ्लक्स निकाला था। फर्स्ट 2 फेसेस के लिए ऐड किया था, फिर 2 फेसेस के लिए ऐड ये करके फ्लक्स जो हमने कहा था कि सारी सरफेसेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स की डेफिनेशन ही ये थी ए डॉट डी एस। हमने ए डॉट डी एस इस सरफेस का भी निकाला था और फिर इस सरफेस का भी और इसका भी, और सबको ऐड कर दिया था। बेसिकली ए डॉट डी एस को पूरी बंद सतह, और वहाँ पे हमारा क्यूब की 6 सरफेसेस से ही हमारा पूरा क्यूब बनता है। तो जब हम 6 की 6 सरफेसेस के लिए ए डॉट डी एस को ऐड करते हैं तो वो सरफेस इंटीग्रल तो बनता ही है, लेकिन वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है। तो मोर और लेस हम ये वाला कैलकुलेशन भी कुछ हद तक कर चुके हैं एग्जाम्पल की तरह। बस डिफरेंस क्या था, वहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम बहुत छोटा सी था। कोई ज़रूरी नहीं हो ये वॉल्यूम नहीं, उस सरफेस से जो वॉल्यूम बना था वो बहुत छोटा सा था, या सरफेस भी कुल मिला के बहुत छोटी थी, छोटी सरफेस छोटी सरफेस छोटी छोटी छोटी। लेकिन इन जनरल सरफेस इंटीग्रल आप किसी बड़ी सरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, तो वैसे हम इस आइडिया को कर चुके हैं। अच्छा, अगेन जब हम इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम या वगैरह वगैरह,
तो वो हमें इन चीज़ों को समझने में मदद करेंगे, ठीक है, ये या ये, वी विल सी विच वन, ओके। तो वो हमें इन चीज़ों को अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे, ओके। बस एक फिजिकल एग्जांपल इसका दूँ अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एग्जांपल आप देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल से रिलेटेड होता है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होता है या क्लोज सरफेस के ऊपर, इसी को तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जो आप इंटरमीडिएट में सबसे पहले टॉपिक्स में से एक पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इसी चीज़ से तो रिलेटेड होती है, फ्लक्स ही तो है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/ε0। फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं आप मैथमेटिकली? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, यही तो फ्लक्स होता है। तो ये ओके, तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, ऐसा आइडिया नहीं है कि आपने पहले इसे यूज़ ना किया हो, ओके। लास्ट में एक वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे। हमने वन डायमेंशनल इंटीग्रल देख लिया, लाइन इंटीग्रल मतलब वन डायमेंशनल पाथ के अलोंग। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस होती है टू डायमेंशनल इंटीग्रल। अब सिमिलरली आप वॉल्यूम इंटीग्रल के आइडिया उसी तरह का है। माना ये कोई वॉल्यूम है, ये कोई सतह नहीं है, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है। फिगर में मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ, टू डायमेंशन में कोई वॉल्यूम है V। इस वॉल्यूम के अंदर एक छोटा सी सब वॉल्यूम लीजिए, जिसको हम d3x, या कई बार मैं इसे dv से या d किसी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, छोटा हिस्सा। इस छोटे हिस्से के साथ एसोसिएटेड एक नंबर आप जनरेट कीजिए किसी तरीके से, और इस तरह के सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल भी क्या होगा? वॉल्यूम के एक छोटे सेक्शन के लिए, छोटे सब वॉल्यूम के लिए एक नंबर। आइडिया हम उसी तरह से इनिशिएट कर रहे हैं, इस यहाँ से एक नंबर जनरेट किया A.ds से, सबके लिए ऐड कर दिया। लाइन इंटीग्रल में भी ऐसे किया। ऐसे यहाँ एक नंबर की बात करेंगे और उस नंबर को पूरे वॉल्यूम में ऐड कर देंगे, तो आप कहेंगे हमने उस चीज़ का क्या निकाल दिया? वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन वो नंबर होगा क्या? मतलब इनफिनिटेसिमल सेगमेंट्स ऑफ वॉल्यूम। अब इश्यू ये है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में आपके पास वेक्टर आ रहे थे, dl, रास्ते का छोटा हिस्सा वेक्टर की तरह बिहेव करता है, सरफेस का छोटा हिस्सा भी वेक्टर की तरह बिहेव करता है, पर वॉल्यूम का कोई वेक्टर नेचर नहीं होता है। वॉल्यूम, अगर ऐसे कहूँ वेरी नाइवली, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर है। तो यहाँ वेक्टर के साथ डॉट या कुछ और करके कोई नंबर जनरेट करने की गुंजाइश नहीं है, ओके। तो फिर ये n कैसे जनरेट होगा? हम n को ऐड तो कर देंगे, यहाँ का n कुछ है तो पूरे में मैं ऐड तो कर दूंगा। तो फिर d3x से किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करें? स्केलर की। जो बड़े वॉल्यूम का एक छोटा हिस्सा है, सब वॉल्यूम है, बड़ी सरफेस का छोटा सेगमेंट ds खुद वेक्टर था, तो इसका a के साथ डॉट किया। बड़े वॉल्यूम का छोटा हिस्सा, लेकिन ये अपने आप में पहले से ही स्केलर है, तो आप इसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई ना करें, आप इसे स्केलर से ही मल्टीप्लाई करें। माना स्केलर कोई फील्ड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इसकी, लेकिन हर पॉइंट पे एक स्केलर फील्ड है, तो इस छोटे से वॉल्यूम में जितना स्केलर फील्ड की वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक नंबर जनरेट हुआ, वो यहाँ पे के लिए n हो गया। इस दूसरे छोटे वॉल्यूम के लिए यहाँ पे जो स्केलर है उसकी वैल्यू को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ के लिए नंबर जनरेट हो गया। इन सारे नंबर्स को अब आप ऐड कर देंगे तो आप बोलेंगे आपने उस स्केलर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल जनरेट कर दिया है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जनरेट करने के, क्योंकि d3x वेक्टर नहीं होता है, इसके पास वेक्टर नेचर नहीं है, तो सिंपली जो n हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं कि हर इंटीग्रल में बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो वो नंबर इस समय जनरेट कैसा होना है? सिंपली एक स्केलर फील्ड का प्रोडक्ट, ये डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। स्केलर फील्ड हर पॉइंट P पे उस छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो और ऐसे सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दो। माना फाई मेरा स्केलर फील्ड है, टी के बजाय, टी हमारा टेम्परेचर में हम स्केलर फील्ड का एग्जांपल यूज़ कर रहे थे, पर जनरली माना स्केलर फील्ड का नाम फाई है। फाई की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ, लेकिन जिस पॉइंट पे भी आप बात कर रहे हैं इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम, वहाँ के फाई को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर मिला। यहाँ के फाई को इस वॉल्यूम से, यहाँ के फाई को इस वॉल्यूम से, और इन सारे नंबर्स को पूरे वॉल्यूम के लिए ऐड कर दें, तो वही बनेगा क्या? वॉल्यूम इंटीग्रल। उस वॉल्यूम V के ऊपर आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्लोज्ड का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। वॉल्यूम के क्लोज्ड होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। वॉल्यूम बाय इटसेल्फ किसी सरफेस की मदद से क्लोज्ड होता है, ओके। सरफेस क्लोज्ड होती है, वॉल्यूम क्लोज का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पिछले इंटीग्रल्स में, लाइन और सरफेस इंटीग्रल में ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, पर वॉल्यूम इंटीग्रल में ये नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट ओके, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल में नहीं आएगा ये। एंड फाइनली टू समराइज, इसके सिंपल एग्जांपल आपको दूँ, सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ, मास डेंसिटी, रो एम अगर मास डेंसिटी है, कोई मटेरियल है, माना ये कोई पत्थर का ही टुकड़ा है या किसी मटेरियल का है, लेकिन इसकी डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट अलग है, यहाँ पे घनत्व अलग है, यहाँ पे घनत्व अलग है, यहाँ पे घनत्व अलग है, तो फिर इसका टोटल मास आप कैसे निकालते हैं? आप इसके
छोटे वॉल्यूम को लेते हैं डी क्यूब एक्स को, और यहाँ पे माना डेंसिटी की वैल्यू रो एम है, एम फॉर मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सिंपली रो लिख सकता था। रो को आप डी क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेंसिटी को वॉल्यूम से, तो आपको पता लगता है यहाँ कितना मास है इसके अंदर, और इस तरह के मासेस को आप पूरे वॉल्यूम के लिए ऐड कर दें तो वही तो टोटल मास बनता है, मास इनसाइड द वॉल्यूम वी दिस। तो ये क्या है, स्केलर का वॉल्यूम इंटीग्रल, वही तो है, फाई की जगह रो है इस समय दिस। या सिमिलर, अगर मास डेंसिटी की जगह चार्ज डेंसिटी हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल आ रहा है, अगर चार्ज का घनत्व जो है, आवेश घनत्व का मान रो क्यू है, इसीलिए मैंने इसे रो एम लिखा और रो क्यू, ये मास डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिमिलर आइडिया, अगर आप इंटीग्रेट करें किसी टोटल वॉल्यूम के ऊपर तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, उस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज, ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सम स्केलर, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सम स्केलर। तो ये तो बेसिकली जो चाहे 1 डायमेंशनल वाला या 2 डायमेंशनल वाला या 3 डायमेंशनल वाला जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल, आप पिछली क्लासेस में डील करते आए हैं। ओके, तो वही आइडिया, लेकिन थोड़ा सी उसमें डेप्थ में और जाएंगे दिस। और अगेन यहाँ भी वही आइडिया आता है, स्केलर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, लेकिन ये स्केलर फील्ड भी तो कहीं और से जनरेट हो सकता है। कहाँ से? डाइवर्जेंस से। अगर आपके पास पहले कोई वेक्टर फील्ड है ए, लेकिन इस वेक्टर फील्ड का अगर आप ग्रेडियंट, सॉरी नॉट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, पहले मैंने सही लिखा था फिर मैंने क्यों काटा होगा। आप जानते हैं वेक्टर फील्ड का आप डाइवर्जेंस ले सकते हैं, और डाइवर्जेंस अपने आप में एक स्केलर होता है। तो इस फाई, ये जो फाई है, इसकी जगह डेल डॉट ए भी हो सकता है। डेल डॉट ए अपने आप में एक स्केलर है, ए तो वेक्टर है, डेल डॉट ए एक स्केलर है। स्केलर का वॉल्यूम इंटीग्रल, या ऐसे कहें वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में क्लोज्ड साइन कभी आप यूज़ नहीं करेंगे, दिस शुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, दिस, ये सिचुएशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है। ओके, गॉस थ्योरम जो है, ओके, आगे हम इसे स्टडी करेंगे। जहाँ यहाँ तक हमने जो स्टडी किया है वो मैंने यहाँ समराइज़ कर रखा है। लाइन इंटीग्रल, और इनमें से हर एक इंटीग्रल क्लोज पाथ के लिए भी हो सकता है, सिवाय वॉल्यूम वाले को छोड़ के। ये वाला क्लोज पाथ के लिए हो सकता है, ये वाला क्लोज पाथ के लिए हो सकता है। ओके, और इसकी सब वैरायटी भी हो सकती हैं। सब वैरायटी से मेरा मतलब ये है, हो सकता है वेक्टर ए जो हो वो किसी स्केलर के ग्रेडियंट से बनाओ, या वो वेक्टर फील्ड किसी दूसरे वेक्टर फील्ड के कर्ल से बनाओ। अब आप इसको इक्वल ना समझें, मैंने सब जगह वेक्टर फील्ड का नाम ए रखा है, ठीक है, तो ये और ये बराबर नहीं है, बट पॉइंट मेरा ये है, लाइन इंटीग्रल सीधे सीधे किसी वेक्टर फील्ड का भी हो सकता है, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का लाइन इंटीग्रल, या कर्ल ऑफ वेक्टर का लाइन इंटीग्रल। ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल सीधे सीधे किसी वेक्टर फील्ड का हो सकता है, या ग्रेडियंट का सरफेस इंटीग्रल, या कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। और लास्ट में वॉल्यूम इंटीग्रल तो केवल स्केलर का होता है, और लेकिन वो स्केलर कभी कभी डाइवर्जेंस की प्रोसेस से भी जनरेट हो सकता है, तो डाइवर्जेंस का भी वॉल्यूम इंटीग्रल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप मतलब सेम फाई साइन मैंने यहाँ रिपीट किया है, तो आप ये ना समझें एक ही फाई है, वो जस्ट सिंबॉलिक है कि फाई का मतलब स्केलर और ए का मतलब वेक्टर। ओके, और इनमें से ये जो शुरू के 4 इंटीग्रल्स हैं, ये यहाँ तक, ये क्लोज्ड पाथ के लिए भी डिफाइन हो सकते हैं, क्लोज्ड पाथ या क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल में क्लोज्ड का कोई नोशन नहीं है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। इससे आगे हम मेजर क्रक्स, या जितनी कहानी हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और इंटीग्रल्स वो की है, अब इस सब को कंबाइन करके सम वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हम ड्राइव करेंगे, जिन्हें बेसिकली कहते हैं गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।